पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिकल प्रोसेस। आज हम लोग इलेक्ट्रिकल प्रोसेस को बहुत ही इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे और ये चैप्टर बहुत ही इजी जाने वाला है। आप लोग को सारे टेक्निकल वर्ड्स जो भी चीज़ें हैं सब समझ में आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए डिस्कस करते हैं। तो देखो, इलेक्शन जब हम करते हैं तो उसमें पार्टीज़ होते हैं, हम लोग वोट करने जाते हैं, ठीक है। 18+ जो भी लोग हैं वो उनको वोटिंग का राइट है। तो 18 के जो प्लस है या फिर 18 साल के हैं तो वो जा सकते हैं, वोट कर सकते हैं। और वोट करना क्यों इम्पॉर्टेंस है आज के लेक्चर में हम ये भी जानेंगे। साथ ही में हम लोग ये जानेंगे कि ये जो इलेक्शन कमीशंस में जो पार्टीज़ होती है जिनको हम वोट करते हैं, तो ये पार्टीज़ कैसे तैयार होती है ना। तो किस तरीके से इन पार्टीज़ का तैयार होना होता है, तो इलेक्शन कमीशंस के क्या क्या काम होते हैं, इसका ओनर कौन होता है, किस तरीके से वो बनता है, तो सारी चीज़ें डीप में जानने वाले। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि ये जानना भी ज़रूरी है। तो पहले हम अपने डेमोक्रेसी की बात करें कि डेमोक्रेसी किस तरीके से काम करती है हमारे कंट्री में और किस तरीके से इलेक्शन प्रोसेस पूरे चलते हैं। तो देखो, डेमोक्रेसी का मैंने मीनिंग बताया कि हम अपनी ओर से किसी सामने वाले को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। वो बंदा हमारी ओर से रिप्रेजेंट होता है। जैसे कि रिप्रेजेंट का मैंने मीनिंग बताया था। जैसे कि हम लोग चाहते हैं, अब हमारे सपोज एक गाँव है, ठीक है, और तो एक पूरा गाँव है और हम सबकी आवाज़ ऊपर तक पहुंचानी है, हमारे गवर्नमेंट तक पहुंचानी है। तो हम एक बंदे को रखते हैं जो कि वहां जाएगा और बताएगा। तो ये जो बंदा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। इन सिंपल इजी वर्ड में बोलूँ तो आप जैसे ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे कोई स्पोर्ट्स पर्सन है और वो गोल्ड मेडल जीत रहा है ओलंपिक में, हमारी कंट्री से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब वो हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब समझ में आ गया रिप्रेजेंट का मीनिंग क्या होता है। तो ऐसे ही जब हम लोग किसी पार्टी को, जैसे कि ये जो पार्टीज़ होती हैं वो हमारे ही हम ही लोग उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप बताती हूँ, मैं आपको पूरा डीप में बताती हूँ, ठीक है। तो पहले देखते हैं ये राज्यसभा और लोकसभा क्या काम करती है और किस तरीके से पार्टीज आती हैं, कैसे काम होता है। तो थोड़ा डेमोक्रेसी को समझते हैं, तो ठीक है। तो थोड़ा इंडिया की डेमोक्रेसी जानते हैं। तो देखो, जब हम बात करते हैं राज्यसभा की, तो ये कैसे बनता है, क्या होता है। तो आप लोग जैसे देखते होंगे कि जैसे कि ये हमारा क्या है, कंट्री है, ठीक है, और हमारी कंट्री अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड है, वो भी आप लोग जानते हैं। स्टेट के अंदर भी अलग अलग अपने वार्ड्स होते हैं। वार्ड्स बोलो आप, या फिर उसको जोन भी बोल सकते हो, या फिर सिंपल भाषा में नगर भी बोल सकते हो। कभी सुना है नगर सेवक हो गया, सुना है कभी। तो वो भी नगर सेवक बोलो या फिर वार्ड मेंबर बोलो, एक ही हो जाता है, ठीक है। तो सपोज कोई एक नगर सेवक है किसी पार्टी का, वो नगर सेवक बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। अब बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसको पार्टी सोचती है इसको और आगे प्रमोट करना चाहिए। तो वो लोग फिर जितने जो ये वार्ड्स होते हैं, ठीक है, तो उन वार्ड्स में से ऐसे चूज़ किया जाता है और फिर इस भाई साहब को स्टेट लेवल में लेके जा जाता है। तो स्टेट का जब स्टेट असेंबली होती है तो वहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, मिल के चुनते हैं। तो जब वो सभी लोग मिलके चुनते हैं तो फिर वो जो मेंबर है वो एमएलए बन जाता है। क्या बन जाता है? एमएलए बन जाता है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि इट मीन्स कि हर एक स्टेट का, तो जी हाँ। जैसे कि महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में अभी कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। तो जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं वो सभी डिस्ट्रिक्ट जो जिले होते हैं, सभी जिले के एक अपना अपना मेंबर चूज़ किया जाता है। देखो, अभी नीचे लेवल से हम ऊपर लेवल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे चूज़ किया जाता है, ठीक है, सभी डिस्ट्रिक्ट से। ऐसे सभी डिस्ट्रिक्ट्स का मिला के एक स्टेट लेवल पे एक चूज़ किया जाता है। फिर ये स्टेट लेवल पे जो मिला के उस मेंबर को चूज़ किया है वो बनता है एमएलए, ठीक है। और एमएलए ऐसे कई एमएलए मिल के इनका फिर ये मेंबर लोग मिल के जो अच्छा खासा होता है, अच्छा परफॉर्म करता है, फिर उसमें से ही एक बनता है सीए, जो सीएम बनता है। क्या बनता है? सीएम, ठीक है, चीफ मिनिस्टर बनता है। जैसे कि अभी हमारे उद्धव ठाकरे हैं, ठीक है, तो ऐसे चीफ मिनिस्टर बनते हैं। और फिर ऐसे ही हर एक स्टेट का ऐसे ही सीएम लोग होते हैं जिनकी मीटिंग रखी जाती है दिल्ली में, और एक सभा बनाई जाती है, असेंबली, और वो लोग अपनी अपनी बात हर एक स्टेट के जो सीएम होते हैं या जो हर एक स्टेट के ये आते हैं और अपनी बात रखते हैं कि भाई हमारे स्टेट में ये प्रॉब्लम है, हमें इतना पैसा चाहिए, हमारे स्टेट में ऐसा प्रोग्रेस हो रहा है।
सब अपने अपने स्टेट की क्या करते हैं, बातें कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाती है हमारी राज्यसभा। अब राज्यसभा आपको समझ में आ गई होगी कि राज्यसभा क्या होती है। अब थोड़ा लोकसभा की ओर भी नज़र रखते हैं। तो देखो लोकसभा में क्या रहता है कि डायरेक्ट हम चूज़ करते हैं। राज्यसभा में हम रिप्रेजेंट तो कर रहे हैं लेकिन इनडायरेक्टली चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, लेकिन अभी जो राज्यसभा के लोग हैं तो कुछ लोग चाहते हैं कि लोकसभा में भी जाएं, है ना। तो देखो राज्यसभा का तो हमने टॉपिक समझ लिया। अब राज्यसभा के पास पावर होती है, ज़्यादा पावर राज्यसभा के पास होती है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा जो है उसमें क्या रहता है कि आपका जो पार्टीज़ होती हैं, ठीक है, तो वो पार्टीज़ में से कई लोग ऐसे चुने जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट वोट करते हैं। तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूट रहता है, जैसे कि अब महाराष्ट्र हो गया, तो महाराष्ट्र के भी बहुत सारे इलेक्शन कमीशन के द्वारा ऐसे कॉन्स्टिट्यूट आता है। मतलब इलेक्शन कमीशन जो रहती है ना, ये लोग क्या करते हैं कि ऐसे डिवाइड करते हैं कि महाराष्ट्र के इतने एरिया में इतने एरिया, मतलब कि जैसे 7-8 पार्ट हो गए। ठीक है, तो उसको पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसको कॉन्स्टिट्यूंसी बोलते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या होता है कि यहाँ पे हर कोई अपना अपना एक मेंबर चुनता है। ठीक है, और फिर ये मेंबर चुनने के बाद एक मेंबर जो तैयार होता है ना, मिलके जो चुनते हैं, फिर उनमें से एक जो चुना जाता है वो मेंबर रिप्रेजेंट करता है और वो मेंबर आता है हमारे लोकसभा में। ठीक है, कहाँ आता है, लोकसभा में। तो ऐसे, ये तो मैंने महाराष्ट्र की बात की, ऐसे ही सारे स्टेट के होते हैं। हर स्टेट के फिर ऐसे आते हैं मेंबर्स, वो मेंबर्स हो जाते हैं लोकसभा में। क्योंकि अब वो आते कैसे, तो वो वोटिंग के थ्रू आएंगे। ठीक है, तो हर एक अपने कॉन्स्टिट्यूंसी जो जोन होता है ना, जो मैंने बोला कि अपना अपना जो पार्ट होते हैं, उस जिस पार्ट में कमीशन ने डिवाइड किया है, तो वो लोग फिर उधर आते हैं और आकर यहाँ पे जो लोकसभा होती है वहाँ पे मेंबर आते हैं। ठीक है, वहाँ पे बैठक होती है उनकी। तो यहाँ पे ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि किस तरीके से होता है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। और ऐसे ही यूपी में देखा जाए तो 80 कॉन्स्टिट्यूंसी है, मतलब कि 80 है, इतना सारा है। तो अभी क्या होता है कि अलग अलग पार्टी यहाँ पे आती है कि हमको वोट दो, ये सिस्टम चलता है। लेकिन ज़्यादातर जो पार्टी जीत जाती है तो फिर वही पार्टी को लिया जाता है। जैसे कि अभी कांग्रेस है और बीजेपी है, तो सपोज़ यूपी है और यूपी में 80 ऐसे आप समझ लो कॉन्स्टिट्यूंसी है, अलग अलग प्लेस हो गए। ठीक है, ऐसे पार्ट किया कि तुझे इस प्लेस से अगर तू कितने वोट लेता है। सपोज़ इधर से कांग्रेस को अपना 30, सपोज यूपी से आधा जोन से तो उसको कांग्रेस को 30% मिला है। ठीक है, और लेकिन बाकी के जो 50% है वो बीजेपी को मिला है। तो 50% बीजेपी को मिला है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ज़्यादा किसको मिला, बीजेपी को। इसलिए यूपी की तरफ से कौन सी पार्टी बनेगी, तो वो बनेगी बीजेपी, बिकॉज उसको मेजॉरिटी 50 मिला है, इसको 30, समझा। तो बीजेपी बनेगी पार्टी, तो यूपी से बीजेपी हो गई। ऐसे ये सभी लोग ऐसे जैसे मैंने यूपी का एग्जाम्पल दिया, ऐसे ही हर एक स्टेट का ऐसे ही होता है। और फिर उनमें से एक मेंबर चुना जाता है और वो मेंबर कहाँ आता है, लोकसभा में। वो मेंबर लोकसभा में बैठता है और फिर वो रिप्रेजेंट करता है अपने स्टेट को कि भाई हमारे स्टेट में ऐसा है, हमको इतना पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो हमने पार्लियामेंट की बात की, तो पार्लियामेंट में राज्यसभा लोकसभा आ जाते हैं। ओके, तो पार्लियामेंट में ही राइट रहता है पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट चेंज करने का। तो ये सारी चीज़ें जानी। अब ये जो पार्टी होती है, जो इनका इलेक्शंस होते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। जिनको हम वोट देते हैं उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हमने थोड़ा सा जाना डेमोक्रेसी के बारे में, अब इलेक्शंस के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो देखो, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज गेट अपॉर्चुनिटी टू रूल। हर एक पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि वो रूल करना चाहती है, और इसीलिए पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट एंड लाइफ ऑफ सोसाइटी आल्सो चेंज। और इसी की वजह से बहुत सारे लोगों के मतलब चेंजेस भी आते हैं सोसाइटी में। और हम लोग क्या चाहते हैं कि हम जिस इंसान को वोट दे रहे हैं, चुन रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करे, वो हम सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन जो है उसको पूरी करे, वो हॉनेस्ट हो,
वो एफिशिएंट हो, वो काबिल हो करने के, वो एक ट्रस्टवर्थी हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे ओपिनियन रहते हैं, हम लोग ये सारी चीज़ें चाहते हैं। साथ ही में जब इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्ट्रिकल प्रोसेस में हम फ्री कि पूरा अच्छे से होना चाहिए, साथ ही में फेयर है ना, विश्वास होना चाहिए, रिलायबल रहना चाहिए, ये सारी चीज़ हम चाहते हैं। टू द एंश्योर दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ मेड प्रोविजन फॉर इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। तो यहाँ पे हम इंडिया क्या है, ये इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होता है टू एडमिनिस्टर टू द इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया। भारत का जो इलेक्शन प्रोसेस होता है इंडिया का, इंडियन इलेक्शन कमीशन आप बोल सकते हो, तो ये जो है तो कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से ये टोटली इंडिपेंडेंट है। मतलब कि यहाँ पे ना ही कोई पार्लियामेंट रोल कर सकता है और कोई फोर्स कर सकता है। देखो पार्लियामेंट जो है या तो ये इलेक्शन कमीशन को कुछ भी कहेगी तो इलेक्शन कमीशन इसकी बात नहीं मानने वाला, ठीक है। और इलेक्शन कमीशन जो कहेगा वो ये लोग बात मानेंगे। समझ में आ रहा है? तो इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे कोई किसी जैसे कि फोर्स करे कि जैसे कि अभी बीजेपी करा दे तो फोर्स करे कि भाई आने वाला वोट में तुम मुझे ही करेगा, ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं यहाँ चलेगा, यहाँ पे नहीं चलेगा, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट होता है। इसलिए जब इसके जो मेन इलेक्शन कमिश्नर होता है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है, उसको जब सेलेक्ट किया जाता है ना तो वो प्रेसिडेंट के द्वारा सेलेक्ट होता है, ठीक है। किसके द्वारा सेलेक्ट होता है? प्रेसिडेंट के द्वारा सेलेक्ट होता है। साथ ही में कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा गया है कि जो इलेक्शन कमिश्नर होता है उसको आप ना चेंज नहीं कर सकते हो, कि अगर उसको उसके पद से निकाल नहीं सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि उसको वो एक बार बन गया ना तो उसको कोई उसके पद से निकाल नहीं सकता है, आसानी से बिल्कुल भी नहीं निकाल सकता। और इसीलिए ये इलेक्शन कमीशन को ऑटोनोमस बॉडी बोलते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको ऑटोनोमस बॉडी बोला जाता है बिकॉज कि ये एक इंडिपेंडेंट होता है और इसका काम ही है कि पूरा फेयरली अच्छे से वोट करे। क्योंकि वोटिंग, देखो इलेक्शन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इलेक्शन ही एक जड़ है, अगर जड़ ही खराब हो जाएगी तो कैसे चलेगा, कंट्री का कैसे क्या होगा। तो इसीलिए इलेक्शन में ये सारी चीज़ें रहती हैं। और एक और ख़ासियत है कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं ना, ये कैसे बनते हैं, तो भाई जो रिटायर, जो IAS ऑफिसर होते हैं, IAS ऑफिसर कौन होते हैं, तो भाई जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देते हैं, जो UPSC का एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, पास होते हैं अच्छे रैंक से, वो IAS ऑफिसर जब रिटायर हो जाते हैं, सपोज उन्होंने अपने IAS ऑफिसर के जो ड्यूटी उन्होंने किए थी, जो काम किए थे, उस लाइफ प्रोसेस में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, बहुत अच्छा सारी चीज़ें की, तो उनको ऐसे रिटायर IAS ऑफिसर को इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाता है, ठीक है। और तो आप मुझे ये बताओ कि पहले के टाइम पे जो रिटायर इलेक्शन कमिश्नर के थे वो कौन थे, है ना। तो पहले के टाइम में जो इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया उनका नाम है सुकुमार सेन। ये एक ब्रिटिश के टाइम पे, ठीक है, तो ब्रिटिश रूल के टाइम पे उन्होंने सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दिया था, इंडियन सिविल सर्विस का, और एक ये IAS ऑफिसर थे उस टाइम के। और अब जब इंडिपेंडेंट हुआ, हमारा देश आज़ाद हुआ, तब इनको इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब एक और चीज़ बताती हूँ कि कमिश्नर तो हो गया, क्या आपको पता है कि जो वोट पहला कौन सा नागरिक है भारत का जिसने पहली बार इलेक्शन में वोट दिया था? 1951 में जब इलेक्शन कंडक्ट किया गया था तब ये श्याम शरण नेगी हिमाचल प्रदेश के थे ये, और ये फर्स्ट वोटर है हमारे इंडिया के, ठीक है। 25 अक्टूबर 1951 में लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, तब इन्होंने वोट दिया था, ठीक है। अब हम कुछ और बात करते हैं। बात ये कि जैसे कि हमने इतनी सारी चीज़ें जानी कि भाई क्या चीज़ें क्या होती हैं इलेक्शंस में, सारी चीज़ें समझी। अब इलेक्शन कमीशन को और डिप में जानते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आर्टिकल 324 जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है ऑटोनोमस बॉडी। ऑटोनोमस बॉडी होती है कि मतलब ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, इसके पास पावर होता है, किसी भी पार्टीज़ को ये ले सकती है और किसी भी पार्टीज़ को ये हटा भी सकती है, ठीक है। और तो ये सारे पावर्स होते हैं, उनमें से एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है। पहले तो जब 1951 में तो एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, बाद में
तो बाद में फिर रिफॉर्म किया गया और 2 अदर कमिश्नर भी आ गए। मतलब ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इनको कभी सेहत ख़राब हो गई या फिर कभी हेल्प की ज़रूरत पड़ गई, तो ये दो और कमिश्नर हैं जो कि हेल्प के लिए हमेशा रहेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे डू यू नो, क्या आप जानते हो रिप्रेजेंटेशन, व्हाट इज़ रिप्रेजेंटेशन? तो देखिए मैंने पहले बताया कि रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन में यही चीज़ लिखी गई है कि हम लोग की जगह में वो लोग खड़े होते हैं और वर्क करते हैं बिहाफ ऑफ एंटायर पॉपुलेशंस। तो उन सब के, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, आप पढ़ लोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे जो मैंने पहले बताया कि इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है, तो वो करता है प्रेसिडेंट। साथ ही में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनको कभी भी कोई रिमूव नहीं कर सकता उनके पोस्ट से, कोई भी पॉलिटिकल रीज़न की वजह से या फिर कोई भी ऐसे नहीं कर सकता। और इंडिपेंडेंस ये इलेक्शन कमीशन होता है, यहाँ पे सेपरेट प्रोविजंस बनाए गए हैं, सेपरेट रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं इलेक्शन कमीशन को लेके। ठीक है, इलेक्शन कमीशन डज नॉट हैव सेपरेट स्टाफ, इनको कोई एक सेपरेट स्टाफ नहीं होता है। और ये लोग क्या करते हैं, कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर हो गए, टीचर हो गए, कुछ एम्प्लॉयज़ हो गए, ये लोग इनका यूज़ करते हैं, इनकी हेल्प से इलेक्शन कमीशन चलता है। ठीक है, और प्रोसेस में जब इलेक्शन रखे जाते हैं तो इनकी हेल्प ले ली जाती है। अब हम थोड़ा और बात करते हैं कि जो नेशनल वोटर डे कब मनाया जाता है। क्या आप लोग जानते हो नेशनल वोटर डे? तो नेशनल वोटर डे तो 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे मनाया जाता है। ठीक है, फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, हमने इतने सारे चीज़ों के बारे में जाना, इतना सारा इलेक्शन कमीशन के बारे में जाना। अब हम जानते हैं कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं इलेक्शन कमीशंस के, मतलब क्या क्या काम करता है ये इलेक्शन कमीशंस। तो इलेक्शन कमीशंस के ना बहुत सारा काम रहता है। क्या क्या, तो देखो, पहला है प्रिपेयरिंग द वोटर लिस्ट। जो वोटर लिस्ट प्रिपेयर करनी होती है, वोटर लिस्ट बनाने होते हैं। एवरी इंडियन सिटीजन हु हैव कंप्लीटेड 18 ईयर, जितने भी 18 साल के हो चुके हैं सिटीजन्स मतलब वहाँ के रहने वाले लोग है ना, उस कंट्री के रहने वाले वोट लोग। तो हम भारतीय लोग जो हैं वो जितने भी इंडियन सिटीजन्स 18 साल के हैं या फिर हो चुके हैं और उसके ऊपर के, उन सभी का आपको रिकॉर्ड करना होता था उनको। ठीक है, और उनके वोट के बारे में भी लिखना होता था। फिर साथ ही में टू एक्सरसाइज राइट टू वोट सिटीजन नेम मस्ट इन अ लिस्ट। तो ये लोग एक लिस्ट निकालते थे, वोटर लिस्ट जिसे बोलते हैं, उसमें जितने सिटीजन्स हैं उनके नाम होते हैं यहाँ पे। और फिर इलेक्शन कमीशन ये भी प्रिपेयर करता है कि वोटर एलिजिबल है या नहीं है। और फिर अगर कोई नया वोटर आया है उसके बारे में भी लिखना। फिर जो वोटर का, सपोज कोई वोटर था उसका डेथ हो गया तो उसको लिस्ट से कट करना, तो इतना सारा उनको कार्ड देना। तो ये सारे इतने सारे काम होते थे वोटर लिस्ट में। ठीक है, तो प्रिपेयरिंग वोटर लिस्ट। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ यहाँ पे है डिसाइड द टाइम टेबल एंड प्रोग्राम ऑफ इलेक्शंस की कब इलेक्शंस रखे जाएंगे। तो पूरा प्रोग्राम, इलेक्शन का पूरा प्रोग्राम यहाँ पे डिसाइड किया जाता था कि कब रखना है, कौन सी पार्टी को हमें चुनना है इलेक्शंस के लिए, क्योंकि उसका रिकॉर्ड पिछला देखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे करना। द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन एंटायरली रिस्पॉन्सिबल इलेक्शन कमीशन, इलेक्शंस कब रखने हैं ये सारी चीज़ों को ये रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, इलेक्शन कमीशन, वो डिसाइड करता है, वो कंडक्ट करता है। द इलेक्शन कमीशन डिसाइड व्हेन टू कंडक्ट इलेक्शन एंड इन हाउ मेनी स्टेजेस टू होल्ड इलेक्शन इन एवरी स्टेट। हर स्टेट में कब तक रखना है इलेक्शन, कितने देर तक रखना है। अब देखो क्या होता है, यूपी में जैसे कि ज़्यादा बहुत बड़ा है ना यूपी, तो यहाँ पे कितने दिन लग जाएंगे इलेक्शन के लिए, कितना दिन लगेगा। फिर महाराष्ट्र में कितना लगेगा, मध्य प्रदेश में कितना लगेगा, है ना, राजस्थान में कितना लगेगा। ऐसा डेज भी डिसाइड कर, कितने दिन तक करना है, कब करना है, पूरा टाइम टेबल यहाँ पे डिसाइड होता है। तो ये भी काम इलेक्शन कमीशन का है। फिर साथ ही में स्क्रूटिनिटी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट। स्क्रूटिनी इसका मतलब होता है इंस्पेक्शन, चेक करना कि जो एप्लीकेशन है, जिन्होंने अप्लाई किया है कि भाई हम इलेक्शन लड़ेंगे, ऐसे जो कैंडिडेट है उनका
चेक करना कि उनके, पहली चीज़ तो चेक करना यहाँ पे कि उनके पास एसेट है कि नहीं। एसेट का मतलब होता है कि अगर उनके पास गाड़ी और बंगला है तो ठीक है, आगे चल के इलेक्शन जब वो जीत जाते हैं, 5 साल रहते हैं, उसके बाद अगर 3 गाड़ी 4-5 बंगला हो गया तो भाई डाउट होता है ना, पहले इनका इतना था, अभी इनको अगर उस हिसाब से सैलरी भी दिया जाए तो इनका इतना होना चाहिए, फिर इतना सारा कैसे आ गया, क्या मनी का मिसयूज तो नहीं किया, क्या किया है, ये सारी चीज़ों को पता करना होता है, इसलिए इसे स्क्रूटिनिटी बोलते हैं। तो जब भी इलेक्शंस किए जाते हैं तो आफ्टर द इलेक्शन डेट आर डिक्लेयर, जब इलेक्शन डेट ये लोग डिक्लेयर कर देते हैं तो एवरी पॉलिटिकल पार्टी सेलेक्ट कैंडिडेट, तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो होती है अपना अपना कैंडिडेट क्या करती है, चुन लेती है कि भाई ये हमारे कैंडिडेट हैं, ठीक है। फिर क्या होता है कि कॉन्टेस्ट इलेक्शन के लिए वो अपना अपना पार्टी चुन लेती है। सम कैंडिडेट कॉन्टेस्ट द इलेक्शन इंडिपेंडेंटली विथआउट सपोर्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। कई ऐसे भी लोग होते हैं, सपोज़ कि कोई ऐसा अपने एरिया का माहिर है और वो बहुत फेमस भी है, तो फेमस का मतलब ये नहीं होता कि उसके बहुत सारे फ़ैन हैं, नहीं, इसमें ये नहीं होता, ठीक है। तो आप ये मत समझो कि कोई फ़ैन है तो मतलब आप फेमस हो तो आप पॉलिटिक्स में आ जाओ, ऐसा नहीं होता है। तो कुछ एरिया, जैसे कि उस एरिया में ये इनका नाम है, इन्होंने बहुत काम किए हैं, इन लीडर हैं उस एरिया के, ठीक है। तो जब ये लीडर हैं तो इनका ये कोई पार्टी बोलते हैं मेरे साथ जुड़ जा, कोई बोलती है मेरे साथ, तो ये बोलते हैं नहीं हम अपना खुद का करेंगे, हमको किसी की ज़रूरत नहीं। तो ऐसे पार्टी भी इलेक्शंस में आ सकते हैं, ऐसे कैंडिडेट भी इलेक्शंस में आते हैं। कैंडिडेट ऑफ political parties as well as independent candidate have filled the application which include information about their own self। वो फॉर्म को उनको भरना होता है जिसमें फॉर्म में उनकी ही खुद की एक सेल्फ इंफॉर्मेशन होती है। एंड द इलेक्शन कमीशन scrutinize all the applicable and allow the eligible candidate to context of election। तो जितने लोग कैंडिडेट आए हैं इलेक्शंस के लिए तो उन सब का चेकिंग किया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा कि भाई ये एलिजिबल है या नहीं, अगर नहीं होगा तो उसको निकाल दिया जाता है। देखो जब इसमें डाला जाता है ना तो एलिजिबल है या नहीं ये भी पता किया जाता है, तो उसके लिए जो इलेक्शन कमीशन है उसको फिक्स एक अमाउंट दिया जाता है, पैसा दिया जाता है कि वो भाई इससे आप ना अपना इलेक्शन में मार्केटिंग कर लो जितना करने का है पब्लिक में। तो कोई बोलता है मुझे दो, कोई गाड़ियों में डालता है, देखो तो बहुत सारा पैसा दिया जाता है, तो वो पैसा इलेक्शन कमीशन को देता है। तो यहाँ पे कई लोग ऐसे भी होते हैं कि सपोज इलेक्शन कमीशन ने कैंडिडेट सेलेक्ट कर लिए, अब उनको फॉर्म तो वो लोगों ने भर लिए, उनको पैसे दे दिए गए, सपोज 100 रुपये दिए, ठीक है। अब 100 रुपये दिए तो कई लोग ऐसे होते हैं कि एडवर्टाइजिंग करने में खुद का कि भाई हमें वोट दो, ये सब एडवर्टाइजिंग होती है ना, देखो इलेक्शन के टाइम पे बहुत होती है। तो कई लोग 80 रुपये ही खर्च किए और 20 रुपये अपने जेब में रख लिया, तो ऐसा मिसयूज़ भी पैसे का नहीं करना होता है। और कई लोग ऐसे भी होते हैं कि 100 रुपये दिए और 1000 रुपये का खर्चा कर रहे हैं, तो भाई पब्लिक को पता चलता है ना कि भाई 1000 रुपये का खर्चा किया, इसको 100 रुपये मिला, फिर मतलब मनी का मिसयूज़ कर रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन को ना सारी चीज़ें देखनी होती है कि कौन सा बंदा कैसा है। और जब टीवी चलती है ना, टीवी में एडवर्टाइजिंग में जब आता है कि ये पार्टी ऐसी है, इसका बैकग्राउंड ऐसा है, तो उस मोमेंट में भी इलेक्शन कमीशन की नज़र होती है कि भाई ये कैसा है, इसको मैं परमिशन दूं भी या नहीं दूं। तो ठीक है, तो पार्टी में आने के लिए तो ये इलेक्शन कमीशन इंस्पेक्शन करता है, स्क्रूटिनिटी जिसे बोलते हैं, तो चेकिंग वगैरह होती है। गिव रिकॉग्नाइज टू पॉलिटिकल पार्टी, यहाँ पे वी हैव मल्टी पार्टी सिस्टम इन आवर कंट्री, हमारे कंट्री में बहुत सारी पार्टी है, हम कितनी भी पार्टी खड़ी कर सकते हैं। न्यू पार्टीज कंटिन्यू टू बी फॉर्म, एक नई पार्टी भी फॉर्म हो सकती है, ठीक है, बन सकती है। स्प्लिट इन द पार्टीज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्टीज। कई बार क्या होता है कि जैसे कि बीजेपी है, ठीक है, तो बीजेपी में से कई लोग सोचते हैं हम अपना खुद का नया करें, तो वो लोग एक नया पार्टी बना लेते हैं, उसे हम स्प्लिट इन द पार्टीज बोलते हैं, तो एक नया पार्टी बन जाना, ठीक है। ऑल पॉलिटिकल पार्टी रिक्वायर रिकॉग्नाइज इलेक्शन कमीशन, हर एक पार्टी को इलेक्शन कमीशन का परमिशन होना चाहिए। जब इलेक्शन कमीशन बोलेगा कि
तुम इस पार्टी बनने के लिए रेडी हो तभी वो पार्टी बन पाएगा, ठीक है। अगर इलेक्शन कमिश्नर बोलेगा तुम तो पार्टी बनाने के लायक नहीं हो, हटाओ इसे, तो वो फिर नहीं बन पाएगा। समझ में आ रही है बात। इलेक्शन कमीशन ऑल्सो राइट टू डी रिकॉग्नाइज एनी पॉलिटिकल पार्टी। देखो डी रिकॉग्नाइज मतलब कि अगर इलेक्शन कमीशन बोले कि ये पार्टी नहीं बनेगी तो मतलब कि वो नहीं बनेगी। इलेक्शन कमीशन ऑल्सो अलर्ट इलेक्शन सिंबल टू द पॉलिटिकल पार्टीज। तो यहाँ पे देखो सिंबल भी बनाए जाते। पहले टाइम पे क्या होता था, लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे तो वोट देने के लिए नाम नहीं समझ में आता था, है ना, क्योंकि पढ़ा ही नहीं तो नाम कैसे समझेगी, इसलिए सिंबल रखा जाता था। कोई कमल का रखता, कोई हाथ का रखता, कोई झाड़ू का रखता, तो इसलिए ये सिंबल का भी सिस्टम चला आया। तो सिंबल आज भी रखा जाता है, ठीक है। फिर कोई भी इलेक्शन कमीशन पार्टी बोलती है कि भाई अगर तुम अपने एरिया से हो, तुम पार्टी बन रहे हो, तो तुम्हारा एक खुद का सिंबल बताओ और हमें सिंबल दिखाओ, है ना। फिर टू रिसॉल्व एनी डिस्प्यूट रिलेटिंग इलेक्शंस। इलेक्शंस में क्या होता है, कई लोग ऐसे होते थे जो क्रिमिनल रिकॉर्ड होते थे, तो ऐसे लोगों का जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ऐसे लोग भी आ जाते थे पार्टी में लड़ने के लिए, तो उनका पूरा रिकॉर्ड देखना, फिर जो झगड़े होते हैं इन झगड़ों को भी सॉल्व करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इलेक्शन कमीशन के। हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिसॉल्विंग एनी डिस्प्यूट मैनी अराइज रिगार्डिंग इलेक्शन। इलेक्शन के टाइम में जितने भी झगड़े बढ़ते हैं, जितने भी उभरते हैं झगड़े होते हैं, तो उन सबको सॉल्व करने का काम इलेक्शन कमीशन का होता है। अकॉर्डिंग टू डिक्लेयर एनी कैंडिडेट एज अ डिसक्वालीफाइड। जो भी अगर सपोज कि कैंडिडेट को हमने सेलेक्ट किया, इलेक्शन कमीशन ने सेलेक्ट किया है इलेक्शन लड़ने के लिए, तो सपोज अगर वो डिसक्वालीफाइड हो जाता है या फिर तो ऐसे मोमेंट में कंडक्ट री इलेक्शंस इन अ पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन। कभी कभी क्या होता है, झगड़े की वजह से डिसक्वालीफाइड कर दिया जाता है। जब डिसक्वालीफाइड, सपोज कि कांग्रेस को डिसक्वालीफाइड कर दिया, अब एक ही पार्टी थी मार्केट में, बीजेपी और कांग्रेस, तो इसको डिसक्वालीफाइड किया ना, तो मतलब कि वापस से इलेक्शंस होंगे, फिर वापस से करना पड़ता था। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे आपको लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है गवर्नमेंट हैज़ टू ऑब्जर्व कोड ऑफ कंडक्ट डिक्लेयर बाय द इलेक्शन कमीशन। ये बोल रही है कि गवर्नमेंट को है ना कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में भी डिक्लेयर करना चाहिए। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, तो देखो बहुत सारे लोग क्या होते थे, जब वोट हुआ करता था ना पहले, तो यहाँ पे देखो पहले सेंटेंस पढ़ लेते हैं। हु इज़ सुप्रियर, तो ये बोलते हैं कि कौन सुप्रियर है, द गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन बड़ा होता है कि गवर्नमेंट बड़ा होता है। तो भाई यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ कि इलेक्शन कमीशन बड़ा होता है, गवर्नमेंट नहीं होती, ठीक है। तो कोड ऑफ कंडक्ट में इसमें क्या रहता है कि विच टू कंडक्ट कंडीशन अमंग फॉलोइंग वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। तो ये सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे, पहले हम जानते हैं कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये चीज़ बोली गई है, प्रोसेस ऑफ इलेक्शन के बारे में बोला कि किस तरीके से इलेक्शन प्रोसेस होते हैं। तो पहले कोड ऑफ कंडक्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है। तो कोड ऑफ कंडक्ट में क्या होता है कि पहले टाइम पे जैसे कि जो मशीन्स होती थी, या फिर जैसे कि आप देख सकते हो ये वाली मशीन है, ये वोटिंग देने के लिए मशीन थी जो कि 1951 में यूज़ किया जाता था। अभी तो ये मशीन आ गई है, लेकिन पहले ये था। तो इस मशीन में मेजरली जब फर्स्ट टाइम हुआ तो क्या हुआ कि आग भी जला दिया जाता, तो लोग लाइन में लगे और आग जला दिया, मारा मुरी करते थे, है ना, कई मूवी में भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे और ये जो बॉक्स है इसमें इंक डाल दिया जाता था ताकि पूरी ज़्यादातर वोटिंग तो ख़राब ही हो जाती थी। तो ऐसी सारी चीज़ें होती थी, तो ये प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। तो ऐसी प्रॉब्लम ना हो इसलिए कोड ऑफ कंडक्ट लाया गया, जिसमें से पुलिस वगैरह लगी रहती है, फिर ध्यान देने के लिए कैमरास लगे रहते हैं, ताकि ऐसी कोई प्रॉब्लम्स ना आए, तो इसलिए कोड ऑफ कंडक्ट लाया गया, ठीक है। अब कोड ऑफ कंडक्ट से फिर ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे लिखा है टू एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन इंडिया। अच्छे से फ्री और फ्रीली और अच्छे से फेयर, मतलब सबके हित के लिए ये इलेक्शन हो, तो इंडिया में लाया गया। एंड इलेक्शन कमीशन एडॉप्टेड सेवरल मेजर। इलेक्शन कमीशन ने इसको एडॉप्ट किया। कोड ऑफ कंडक्ट इज वन ऑफ द मेजर एडॉप्टेड। कोड ऑफ कंडक्ट उनमें से एक है इलेक्शन कमीशन का। एंड लास्ट फ्यू डेकेड इलेक्शन कमीशन यूज पावर टू कंट्रोल मैल प्रैक्टिस ड्यूरिंग इलेक्शन। बहुत सारे मैल प्रैक्टिस मतलब कि मिस यूज करना, बुरा करना, तो ये जो चीज़ें हैं, तो इलेक्शन कमीशन इसका
खुद का पावर यूज़ करती है मैल प्रैक्टिस को कंट्रोल करने के लिए। जो बुरी चीज़ें होती हैं, है ना, जो आग जलाना या फिर लड़ाई करना, इन सब को रोकने के लिए इनको कंट्रोल करती है, ठीक है। द कोड ऑफ कंडक्ट एक्सप्लेन रूल दैट आर टू बी फॉलो बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा ये फॉलो किया जाता है। कोड ऑफ कंडक्ट में ये सारे रूल्स रेगुलेशंस दिए गए हैं, जिसमें कि पॉलिटिकल पार्टी जो होती है ना, एंड वोटर्स, जो वोटर होते हैं, बिफोर इलेक्शन एंड ड्यूरिंग इलेक्शंस उनको ये रूल्स को फॉलो करने होते हैं। एवं गवर्नमेंट कैन नॉट वायलेट दिस। और ये जो रूल्स बनाया गया है इसको गवर्नमेंट खुद भी तोड़ नहीं सकती है और इसका वायलेट भी नहीं कर सकती, कि विरोध भी नहीं कर सकती है। एंड ड्यू टू द स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट इन द लास्ट फ्यू इलेक्शंस कॉमन वोटर हैव बिकम कॉन्फिडेंट। तो क्या होता था, पहले तो वोटर लोग वोट करने जाते थे ना, तो मारा मारी करना, उनको वोट करने नहीं देना, उनको घर पे ही रोक लेना, इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती थी। तो ये प्रॉब्लम्स ना हो इसलिए कोड ऑफ कंडक्ट लाया गया, और इसके आने से अब इलेक्शंस में वोटर लोग कॉन्फिडेंटली वोट करते हैं, कोई भी उनको दिक्कत नहीं आती है। देखो, शुरुआत में से ये ना वोटिंग करने नहीं दिया जाता था जल्दी, वोटिंग में बहुत प्रॉब्लम आती थी, लेकिन बहुत सारे चैलेंज फेस करने होते थे। अब चैलेंज इन कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जब इलेक्शन रखा गया तो कुछ इलेक्शन को अच्छे से इलेक्शन हो, पूरी फ्रीली और अच्छे से मतलब फेयरली हो, कोई भी पार्शलिटी के साथ नहीं, पूरा फेयरली हो, किसी में कोई पार्शलिटी नहीं। तो इफ़ वी टेक इनटू अकाउंट साइज ऑफ आवर कंट्री, द नंबर ऑफ वोटर कंडक्टिंग इलेक्शन, बहुत सारे वोटर हैं तो बहुत सारे इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला बहुत सारे वोटर हैं, इसलिए क्योंकि इतना बड़ा स्टेट है, इतने सारे लोग हैं, तो इससे टाइम तो लगता है ना। एंड ये एक चैलेंजिंग टास्क था। एंड इलेक्शन कमीशन हैज़ वर्क इन अकॉर्डिंग लॉ वाइल डीलिंग विद दिस चैलेंजेस। जब ये ऐसा बड़ा चैलेंज आता है ना, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो लॉ है, उसके हिसाब से ये इलेक्शन कमीशन क्या करती है, इस चैलेंज को फेस करती है और इसको टैकल करती है, डील करती है। सम ऑफ द चैलेंजेस मेंशन बिलो, कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जैसे कि मिस यूज money take place to a great context during elections. Election Commission has taken several measures to stop such a misuse. देखो, मैंने जैसे पहले बताया था कि इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन वाले सपोज 100 रुपये दिए, फिर उसका मिसयूज करना, या फिर 100 रुपये दिए जाते हैं और वो 1000 रुपये का एडवर्टाइजिंग करता है, तो ये एक मनी का मिसयूज होता है, ठीक है। तो ये एक चैलेंजेस है और इसको देखना होता है इलेक्शन कमीशन को। फिर बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज क्या होते हैं, गिव टिकट, है ना, टिकट टू कैंडिडेट विथ क्रिमिनल बैकग्राउंड। क्रिमिनल बैकग्राउंड का मतलब कि इलेक्शन, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू, एक इलेक्शन कमीशन के थ्रू एक टिकट मिल जाती है उनको, जो उनका बैकग्राउंड, जो लोग क्रिमिनल बैकग्राउंड के थे, मतलब जिनका किसी कभी FIR हुआ हो, तो क्रिमिनल बैकग्राउंड, कभी जेल गए हो, तो मेजॉरिटी देखा जाए तो हमारी कंट्री में बहुत सारे ऐसे हैं नेता जिनको क्रिमिनल बैकग्राउंड है उनका। तो दिस रिजल्ट नॉट ओनली द क्रिमिनलाइजेशन, ये सिर्फ एक क्रिमिनलाइजेशन नहीं होता पॉलिटिक्स का, बट इलेक्शन कमीशन ऑल्सो फेस प्रॉब्लम। जब ऐसा कोई घुस जाता है ना, कि जो जिसके ऊपर क्रिमिनल केसेस है और वो घुस गया है, तो उससे ना जो इलेक्शन कमीशन है उसको भी फेस करना होता है। और फिर इलेक्शन आर कंडक्टेड इन फ्री एनवायरनमेंट, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि इलेक्शन कंडक्ट किया जाए फ्री एनवायरनमेंट में, कभी भी कोई ये प्रॉब्लम्स ना हो, तो उसका भी उनको ध्यान देना होता है। एनदर मेजर चैलेंजेस वायलेंस ड्यूरिंग इलेक्शंस, और भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जब इलेक्शन रखे जाते हैं, तो होते हैं टू एक्सटेंड वायलेंस एंड इंक्रीज सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग। तो यहाँ पे अच्छे से इलेक्शन हो, प्रॉब्लम्स ना आए, इन सारी चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। ऑल पॉलिटिकल पार्टी शुड हेल्प इलेक्शन कमीशन टू कंट्रोल द वायलेंस। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो हेल्प करती हैं इलेक्शन कमीशन के जो वायलेंस होते हैं, जब हम इसको कंट्रोल करना, इस वायलेंस को बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए इस वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी पार्टी सपोर्ट करती हैं, हेल्प करती हैं। एंड टू रिटेन कंटेनिंग इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिकल लीडर्स गिव इलेक्शन टिकट टू देयर ओन रिलेटिव। बहुत बार ये भी एक चैलेंज है इलेक्शन कमीशन के आगे कि बहुत सारे क्या होता है कि एक पार्टी में घुस आना, तो जैसे कि अभी गांधी फैमिली के देख लो, तो नेहरू जी थे, फिर उनके बाद इंदिरा, फिर इंदिरा से सोनिया, फिर सोनिया से राजीव, है ना, इंदिरा, राजीव, सोनिया, इस तरीके से उनका फैमिली पूरा पार्टी में घुस रहा है। तो ये भी ऐसा नहीं चाहिए ना कि अपने रिलेटिव्स को ही तुम लेके आते रहे हो, ये भी एक सिंगल मोनोपोली बना देता है, जो कि नहीं चाहिए। तो फिर ये सारी चीज़ें होती हैं
इलेक्शंस कमीशंस में। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे कुछ प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस। तो देखो, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी, कॉन्स्टिट्यूंसी का इस्टेब्लिश होना। इलेक्शन कमीशन क्या करती है कि इतनी बड़ा देश है, एक कंट्री है, उसको स्टेट है, ठीक है, तो हर स्टेट का अपना अपना एक क्या करती है वो कॉन्स्टिट्यूंसी इस्टेब्लिश कर देती है, अपना अपना एक पार्ट में ऐसे अलग अलग कर देती है, ताकि जो पार्टीज होगी तो वो अलग अलग पार्ट में से ऐसे जीतेंगे और फिर उस पार्ट में से जो जिसका ज़्यादा परसेंटेज वोट होगा उसी को चुना जाएगा ईस्ट स्टेट से, ठीक है। ऐसे पूरे देश में चलता है, तो इसे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी बोलते हैं, जिसे अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फिर फाइनलाइजिंग वोटर लिस्ट, फिर उनका वोटर लिस्ट को भी देखा जाता है, कितने जो स्टेट है तो उसमें कितने वोटर लोग हैं, कितने एलिजिबल है वोट करने के लिए, कितने नहीं है, सारी चीज़ें देखी जाती हैं, लिस्ट बनाया जाता है। फिर नॉमिनेटेड कैंडिडेट एंड सिक्योरिटी ऑफ देयर नॉमिनेशन फॉर्म। फिर क्या होता है, देखो वोटर लिस्ट कितने लोग वोट करने के लिए, ये सब बनाने के बाद में जो लोग जो कैंडिडेट है जिनको इलेक्शन में आना है, खड़े होना है, उनका फॉर्म देखा जाता है। फिर उनका इंस्पेक्शन, मतलब उनकी स्क्रूटिनिटी, मतलब कि चेकिंग करना, तो उनकी चेक किया जाता है, उनका बैकग्राउंड पूरा, फिर उनका कितना एसेट है, ये सारी चीज़ें उनकी चेक की जाती हैं। फिर इलेक्शन कैंपेन, फिर इनको अप्रूवल दिया जाता है, इन अप्रूवल देने के बाद में फिर इनको कुछ पैसे दिए जाते हैं कि आप एडवर्टाइजिंग वगैरह कर लो, है ना, ताकि जो भी आपको करना है इसका यूज़ करो। तो फिर देखा जाता है पैसे देके कि ये पार्टी कितना यूज़ कर पाती है, क्या ये इस तरीके से करके पब्लिक का दिल जीत पाती है ना। पब्लिक का दिल जीतना बहुत ज़रूरी होता है, तो यहाँ पे कुछ पैसे दिए जाते हैं ताकि ये लोग अपने अपने तरीके से करते हैं। फिर उसके बाद में पब्लिक वोट करती है, एक्चुअल वोटिंग होती है, पुलिस वगैरह की फैसिलिटी की जाती है ताकि वोटर को कोई दिक्कत ना हो, अच्छे से वो वोट दे। और काउंटिंग फिर वोट की जाती है कि किसको कितना परसेंटेज ऑफ किस एरिया से कितना परसेंटेज हो। जैसे कि मैंने स्टेट का बताया कि इधर से कि 2-3 लोग ऐसे सारी पार्टी आई, किसको कितना परसेंट, जिसको ज़्यादा परसेंट मिलेगा उसी को स्टेट से चुन लिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे पूरे कंट्री का होता है। फिर कितने स्टेट लोगों ने हमारी कंट्री के कितने स्टेट लोगों ने कितनी पार्टी को दिए हैं, ऐसे डिसाइड होता है। फिर उसी का राज चलता है लोकसभा में, समझा। फिर रिजल्ट ऑफ इलेक्शंस के फिर रिजल्ट आते हैं। फिर इलेक्शंस का रिजल्ट आने के बाद, इलेक्शन का जब रिजल्ट आएगा तो रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शंस, जो भी इलेक्शंस में डिस्प्यूट हुए थे, झगड़े हुए थे, उन सारी चीज़ों को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। अब थोड़ा बात करते हैं, इतनी सारी चीज़ें जान ली तो ये एक और चीज़ जान लेते हैं कि भाई आजकल ना हम ऐसे EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स है, ऐसी मशीन्स का हम यूज करते हैं वोटिंग के लिए। यहाँ पे ऐसे लिस्ट बनी रहती है अलग अलग पार्टीज़ की, ठीक है। और एक और लिस्ट रहती है जिसका, तो यहाँ पे पहले तो जितने लोग जिनको देना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे 2 बार तो वोट हो जाएगा अपने आप, ठीक है। लेकिन आजकल ना एक और चीज़ की गई है, जो कई लोग ऐसे होते हैं कि जो एग्री नहीं होते, मतलब कि उनको दोनों पार्टी जो खड़ी हुई है, कांग्रेस बीजेपी, दोनों में इंटरेस्टेड नहीं है, उनको लगता है कुछ भी नहीं कर सकते हमारे देश के, इसलिए उनको वोट ही नहीं देना। तो ऐसी पार्टी ना नोटा में सेलेक्ट करती है। नोटा ये मस्ट है। देखो, आप लोगों में से कई लोग अगर वोट देने नहीं जाते तो एक चीज़ याद रखना, आपको जाना चाहिए, इट्स योर ड्यूटी। क्योंकि नोटा का यूज़ क्या है ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो जो लोग एग्री नहीं करते हैं वो लोग नोटा में क्लिक करते हैं कि भाई मुझे अबाव में से कोई भी पार्टी पसंद नहीं आई, तो नन ऑफ द अबाव, इसी का फुल फॉर्म होता है, इसी का नोटा का ही फुल फॉर्म है नन ऑफ द अबाव, ठीक है। तो नोटा पे क्लिक कर दिया जाता है। अब जैसे कि सपोज वोट देना, नोटा, आपका वोट देना क्यों जरूरी है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। कि सपोज कि आप महाराष्ट्र के हो, ठीक है, तो महाराष्ट्र है, ऐसे कई स्टेट के लोग हैं, ठीक है। अब इनमें से कई लोग हैं जो कि इनमें से कई लोग होते हैं जो कि रेडी होते हैं, तो यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं कि जिनको वोट नहीं देना है, तो वो नोटा में जब सेलेक्ट करते हैं तो देखा जाता है अगर अबव पार्टी में से ज़्यादातर 80% अगर किसी ने नोटा में क्लिक कर दिया है तो वापस इलेक्शन रखे जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें वोट देना ज़रूरी होता है। आप किसी को भी दो, नहीं देना तो नोटा में क्लिक कर दो, लेकिन देना ज़रूरी होता है, ठीक है। यही जो नोटा है इसमें से वापस भी इलेक्शन रखे जाते हैं। तो दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि आपको बताना ज़रूरी था। हमने ये सारी चीज़ें जानी। आजकल तो सुनने में आया है कि ऑनलाइन वे में भी किया जाएगा,
ठीक है। अब हम यहाँ थोड़ा बात करते हैं रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा कंट्री है, कंट्री में स्टेट्स हैं, स्टेट के भी कई अलग अलग पार्ट्स को डिवाइड किए गए ताकि तो उसी को कॉन्स्टिट्यूंसी बोलते हैं। तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी जो कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया गया है और वो रिस्ट्रक्चरिंग कॉन्स्टिट्यूंसी होता है। तो जैसे कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन लोकसभा में जैसे कि कितने मेंबर चाहिए हमें 543 मेंबर चाहिए। तो ऐसे ही रिकॉन्स्टिट्यूंसी से जैसे कि यहाँ से 7-8 पार्टी थी तो सपोज कांग्रेस को 30% मिला और 50% बीजेपी को वोट मिले, तो यहाँ पे 50% हो गई इस स्टेट से बीजेपी। ऐसी कई स्टेट से अगर बीजेपी ज़्यादा लेकर आ रही है तो फिर यहाँ पे ये सब कई स्टेट से ऐसे मिला के 543 मेंबर होने चाहिए। तो 543 मेंबर यहाँ से लिए जाते हैं, ठीक है। और वो हाउ आर दिस मेंबर इलेक्टेड, ये कैसे मेंबर इलेक्ट होते हैं? तो एवरी मेंबर रिप्रेजेंट ऑन वन कॉन्स्टिट्यूंसी। जैसे कि ये स्टेट है उनमें से अपनी अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी, जैसे कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी है तो इधर से एक मेंबर जाएगा, फिर यहाँ से एक मेंबर जाएगा, इस तरीके से चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो 543 कॉन्स्टिट्यूंसी लोकसभा में रहती है। एंड क्रिएटिंग जैसे कि 80 तो होती है हमारी यूपी में ही, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। और फिर जो हमारा क्रिएटिंग कॉन्स्टिट्यूंसी इज़ द रिस्पॉन्सिबल ऑफ द डेलिमिनेशंस कमीशन ऑफ इलेक्शंस। देखो हमारा जो इलेक्शन कमीशन है जो इसी है हमारा, उसी के अंदर आता है जो कि है डेलिमिनेशन इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो डेलिमिनेशन इलेक्शन कमीशन आता है। तो ये डेलिमिनेशन इलेक्शन कमीशन डज नॉट कम टू एनी प्रेशर वाइल रिस्ट्रक्चरिंग द कॉन्स्टिट्यूंसी। जब हम जो हमारी स्टेट जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, जब वो किसी स्टेट का पार्ट में वो कन्वर्ट करती है तो जिसे हम कॉन्स्टिट्यूंसी बोलते हैं, इस कॉन्स्टिट्यूंसी को करने के वक्त में इस डेलिमिनेशंस कमीशन ऑफ इलेक्शंस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसीलिए इसको फॉर्म किया गया, ठीक है, बनाया गया ताकि किसी का भी प्रेशर्स ना आ सके। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बताई। अब मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन था कि हु इज़ सुप्रियर गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन, तो भाई मैंने यहाँ पे बता दिया कि इलेक्शन कमीशन सुप्रियर रहती है। और फिर यहाँ पे मैंने ये भी बताया कि कोड ऑफ कंडक्ट में कौन से चैलेंजेस होते हैं जो कि फेस करने होते हैं, उनको डील करना होता है। अब थोड़ा इलेक्ट्रिकल रिफॉर्म की बात किया जाए तो इलेक्ट्रिकल कंटिन्यू प्रोसेस जो था, इलेक्शन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। इलेक्शन ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। द फ्यूचर डेमोक्रेसी डिपेंड ऑन इलेक्शन। आगे की जितनी भी डेमोक्रेसी है वो इलेक्शन के ऊपर ही डिपेंड है। इलेक्ट्रिकल प्रोसेस बिकम रिलायबल इफ़ इलेक्शन प्रोसेस गेट इम्प्रूव। अगर इलेक्शन प्रोसेस इम्प्रूव होगी तो एक रिलायबल होगी। सम रिफॉर्म सजेस्टेड बिलो, कुछ रिफॉर्म्स हैं जो कि सजेस्ट किए गए हैं इलेक्शंस के लिए। तो टू इंक्रीज पार्टिसिपेशन वुमेन, तो यहाँ पे इलेक्शन में एक और चीज़ बोली गई कि वुमेन्स जो होती हैं, औरतें है ना, तो पॉलिटिकल पार्टीज में औरतों को भी लाया जाए। 50% कैंडिडेट टू वुमेन, 50% कैंडिडेट टू वुमेन कैंडिडेट एंड ट्राई टू एंश्योर दे। यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की बात की जा रही है कि भाई वुमेन्स को भी पार्टी में लाया जाए और वुमेन्स भी, तो 50% यहाँ पे कैंडिडेट है जो कि वुमेन कैंडिडेट को इलेक्ट किया जाए। पॉलिटिकल पार्टी शुड नॉट गिव कैंडिडेट टू कैंडिडेट हैविंग अ क्रिमिनल बैकग्राउंड। और यहाँ पे एक और चीज़ बोली गई है इम्प्रूवमेंट में कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ में होगा भाई, उसको जो पार्टीज़ में आएगा उसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए जो खड़ा होगा। एंड ये चीज़ बोली गई है वापस से डिज़ाइन करना चाहिए। तो कोर्ट में ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि ऐसा रूल लाया जाए। गवर्नमेंट शुड टेक केयर और इलेक्शन एक्सपेंसेस, जो इलेक्शन में खर्चे होते हैं उसका भी ध्यान दिया जाए कि कितना खर्चा हो रहा है। क्योंकि कई लोग मिसयूज करते हैं, कई लोग तो मिसमैनेजमेंट ऑफ मनी ड्यूरिंग इलेक्शन कैन बी स्टॉपेड। जो मिसमैनेजमेंट होता है इलेक्शन में, जैसे कि बहुत सारे लोगों को जैसे 100 रुपये दिया, मैंने आपको पहले भी बताया, तो उसने 1000 रुपये का एडवर्टाइजिंग किया, 1000 रुपये का इलेक्शन में खर्चा किया किसी पार्टी ने, तो ये एक मिसयूज हो जाता है। और जैसे कि 100 रुपये दिया था इलेक्शन कमीशन ने, उसने 80% ही एक्सपेंडिचर किया और 20% अपने पॉकेट में रखा, तो ये भी एक मिसयूज हो जाता है। तो गवर्नमेंट को ये भी चीज़ों का ध्यान देना है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट शुड बी अमेंडेड सो दैट कैंडिडेट हैविंग क्रिमिनल बैकग्राउंड विल नॉट बी एबल टू पार्टिसिपेट इलेक्शन। एक और चीज़ यहाँ पे बार बार बताई जा रही है कि जिस व्यक्ति का क्रिमिनल बैकग्राउंड है, ऐसा जो पार्टी का मेंबर
मेंबर है उसको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए इलेक्शन कमीशंस में, परमिशन नहीं मिलनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक पार्टिसिपेशन हो और वो इलेक्शन में खड़ा हो, तो उसको ऐसा परमिशन ही नहीं मिलना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे अमेंडमेंट में मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कुछ चेंजेस लाने चाहिए, ऐसी बात हो रही है। तो गाइज़ ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि क्या चीज़ें होती हैं, और इसलिए मैंने सारी चीज़ें आपको पूरे एकदम अच्छे से बताया है। अब मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई चीज़ छोड़ी हुई है। अगर कुछ छोड़ा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा कि मैंने क्या पढ़ाना छोड़ दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी जो कि है ये 1 मिनट में, ये प्लीज़ अंडरस्टैंड जनरल इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन और बाय इलेक्शंस क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो देखो, जनरल इलेक्शन क्या होता है, जो लोकसभा में रखा जाता है, हेल्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर, हर 5 साल बाद जिसे रखा जाता है वो होता है जनरल इलेक्शंस, ठीक है। मिड टर्म इलेक्शंस में क्या होता है कि इफ़ द इलेक्टेड गवर्नमेंट लॉस इट मेजॉरिटी बिफोर कंप्लीटिंग इन टर्म, मतलब कि जो 5 साल का पीरियड है तो उस टर्म में सपोज वो लॉस खाती है, ठीक है। तो इफ़ द पार्टीज ऑफ द कोएलिशन गवर्नमेंट विद, या फिर पार्टी जैसे कि बीजेपी है तो उसी में आपस में झगड़े हो गए, टूट गई पार्टी, तो ऐसा कुछ इशू होता है तो उस टाइम पे वापस से इलेक्शन रखा जाएगा। फिर तीसरी चीज़ है बाय इलेक्शंस। बाय इलेक्शंस में जैसे कि कोई अभी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा एंड विधानसभा या फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रीडिज़ाइन, या फिर ऐसी कोई रीडिज़ाइन हो रहा है या फिर वापस बनाया जा रहा है या फिर उनमें से किसी का डेथ हो रहा है, तो ऐसा कुछ होता है तो उस टाइम पे वापस इलेक्शन होगा। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं जो कि आपको बताना ज़रूरी था। यहाँ पे एक और चीज़, इलेक्शन कमीशन जो इस्टेब्लिश हुआ था एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा, जो कि 8 अक्टूबर 2010, एंड इट वाज डिसाइडेड टू ऐड न्यू फैसिलिटी, इसमें एक नई फैसिलिटी लाया जाए, ये भी बात की गई थी। वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल ईवीएम मशीन में, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में ये एक ऑडिट किया जाए। ऑडिट मतलब होता है चेकिंग किया जाए। ऑल पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट दिस, सारे पॉलिटिकल पार्टी इसको सपोर्ट करते हैं। बिकॉज ऑफ दिस फैसिलिटी वोटर कैन वेरीफाई वेदर वोट कास्ट इज रजिस्टर्ड प्रॉपरली, तो जो वोटर है जो वोट देने जाता है उसको भी पता चल जाएगा कि मैंने जो वोट दिया है वो बराबर तरीके से रजिस्टर हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये चीज़ लाई जा रही है। द पर्पज़ ऑफ दिस स्टॉप इज टू स्टॉप मैल प्रैक्टिस इलेक्शन, इलेक्शन के टाइम में जो भी बुरी चीज़ें की जाती हैं, है ना, रोका जाता है, तो ये सारी चीज़ें ना हो, इसीलिए ईवीएम को वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल ये लाया जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो हो सकता है अगले साल जब हमारा अगला वोट होगा तो हम लोग ये देखें, ठीक है। तो इन दिस चैप्टर वी स्टडी द इलेक्ट्रिकल प्रोसेस फ्रॉम वेरियस एंगल। इन दिस नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टडी द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, कि हमारे पॉलिटिकल पार्टीज कौन कौन से हैं इंडिया के। साथ ही में मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर भी इसके कराऊंगी, तो नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे। गाइज प्लीज चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए। अब भी कोई डाउट है इस लेसन से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई होप कि आपको मैंने इजी भाषा में ये सारी चीज़ें बता दी हूँ, सारी चीज़ें अच्छे से समझा दी हैं। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम इन दिस वीडियो।